विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और उसमें जो करना है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चैप्टर चल रहा है कई दिनों से, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। उसमें आज हमने करना है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, यानी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन फॉरेन, यानी विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उस दौरान जो विदेशों में भारतीय रह रहे थे वो अपने देश के स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे, उनके बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश शासन के दमन से भारत में अपनी गतिविधियां जारी रखने में असमर्थ भारतीय क्रांतिकारियों ने विदेशों में जाकर वहां से अपनी योजनाओं को संचालित किया। जब यहां पर वो अपनी योजनाओं और अपनी गतिविधि जारी नहीं रख सके, यहां पर असमर्थ हो गए, तब उन्होंने विदेशों में जाकर अपनी योजना को संचालित किया। इसमें उन्हें प्रवासी भारतीयों और कुछ मित्र देशों के क्रांतिकारियों की सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने लंदन, यूएसए, बर्लिन यानी जर्मनी, काबुल यानी अफगानिस्तान, पेरिस यानी फ्रांस और जापान आदि स्थानों को अपना केंद्र बनाया। ऐसे ही प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों के कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं कि कौन कौन थे। तो सबसे पहला है इंडिया होम रूल सोसाइटी। कई बार क्वेश्चन बन चुका है। होम रूल देखते ही लोग सोचते हैं कि या तो तिलक होंगे या एनी बेसेंट होंगे, जबकि आंसर क्या है, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या आंसर आएगा इसका? इंडिया होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके सुझाव पर, हिडमैन के सुझाव पर 1905 में लंदन में स्थापित की इन्होंने। ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला सोहरावर्दी। अब्दुल्ला सोहरावर्दी। इंडिया होम रूल सोसाइटी के उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला सोहरावर्दी। जबकि संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। उद्देश्य क्या था इंडिया होम रूल सोसाइटी का? तो भारत में स्वशासन की स्थापना करना। इसके अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? मदन लाल ढींगरा थे, लाला हरदयाल थे, अजीत सिंह थे और विनायक दामोदर सावरकर थे। अजीत सिंह जो है वो चाचा हैं किसके? भगत सिंह के चाचा, है ना। तो चाचा जी ने पहले भी एक स्थापित की थी संस्था। कौन सी की थी भाई? अंजुमान मुहिब्बान वतन, लाहौर में चाचा अजीत सिंह ने। असली चाचा वैसे ये हैं, कौन से? अजीत सिंह। कायदे से संपूर्ण देश को चाचा बोलना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह के चाचा हमारे भी चाचा हुए, है ना। तो अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमान मुहिब्बान वतन स्थापित किया था, लेकिन मैंने कहा फिर बाद में वो बाहर जाना पड़ा, उन्हें विदेश जाना पड़ा। तो मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, और संस्थापक अध्यक्ष हो गए श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपाध्यक्ष हो गए अब्दुल्ला सोहरावर्दी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है जी। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को दिया जाता है। यहां से एक सिंगल क्वेश्चन बन जाएगा कि विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले भारतीय कौन थे? आंसर श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनकी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी भारत के बाहर विदेशी धरती पर स्थापित होने वाली पहली क्रांतिकारी संस्था थी। तो विदेशी धरती पर सबसे पहले स्थापित होने वाली क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था? इंडिया होम रूल सोसाइटी। उसके संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सोहरावर्दी। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में भारतीय हितों के प्रचार प्रसार हेतु एक पत्र निकाला गया जिसका नाम था इंडियन सोशलॉजिस्ट। कौन सा? एक समाचार पत्र निकाला गया, इंडियन सोशलॉजिस्ट। और भारतीय आगंतुकों के निवास हेतु इंडिया हाउस की स्थापना की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा के 3 काम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना। नंबर 2, इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र को निकालना। और नंबर 3, इंडिया हाउस की स्थापना। इंडिया हाउस कहाँ था? लंदन में था। क्यों बनाया गया? भारतीय आगंतुकों के निवास हेतु। जो भारत से जा रहे थे इंग्लैंड, वो कहाँ रहेंगे भाई? वो कहाँ रहेंगे? इंडिया हाउस। तो कायदे से जैसे आप लोग भी ऋषिकेश में रह रहे हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ, एम्स है। कायदे से अगर आपके पास धन बल है तो जब आप अपने लिए बहुत बड़ा मकान बनाओ तो एक
वन रूम सेट इस प्रकार का बनाना जिसमें कि ऊपर पहाड़ से आने वाले जो लोग होते हैं, क्या क्या होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि बीमार के साथ व्यक्ति बहुत परेशान होता है, तो उनके लिए एक फ्री, क्या थोड़ा सा धर्म कार्य भी करना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा कार्य है कि जैसे उनके साथ जो होते हैं ना, बीमार के साथ वाले नहीं होते हैं, कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे, तो उनके लिए एक कमरा, किचन, अटैच टॉयलेट बाथरूम बना के रख दें, तो ये भी आपके धर्म कार्यों में क्या किया जाएगा, गिना जाएगा, है ना। चलो जी, कहाँ तक पहुंचे हम। इंडियन सोशलिस्ट निकाल दिया, इंडिया हाउस की स्थापना कर दी। बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। 9 मई 1905 को इंडिया होम रूल सोसाइटी की तरफ से 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वार्षिकी मनाई गई। 9 मई 1905 को इंडिया होम रूल सोसाइटी ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वार्षिकी मनाई, जिसके अध्यक्ष जेठलाल मोतीलाल पारिक थे। अध्यक्ष कौन थे? जेठलाल मोतीलाल पारिक। श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके सहयोगियों की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान जब उनकी ओर गया, तब 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से पेरिस चले गए और वहीं बस गए। कहाँ चले गए? पेरिस जाकर बस गए। अब इंडिया हाउस का नेतृत्व विनायक दामोदर सावरकर के हाथ में आ गया। इसी समय उन्होंने 1857 का भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध नामक पुस्तक की रचना की। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 1857 के विद्रोह को उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया और सिद्ध किया। किसने? ये 1857 का विद्रोह जब हम पढ़ रहे थे तो बता दिया था मैंने आपको कि पहला भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिसराइली ने कहा। किसने कहा कि ना तो पहला, ना तो प्रथम, ना क्या, ना ही स्वतंत्रता संग्राम, तब क्या बोलते हैं आप उसमें? आंसर क्या होता है? हाँ, क्या बोलो बोलो। रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा ना तो पहला था, ना स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही कोई सुनियोजित था, कुछ नहीं था। कौन कहते हैं? रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब विलियम कर्जन वाइली की हत्या। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। भारत सचिव समझते हो? है? क्या होता है भारत सचिव? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। आपने 1858 का एक्ट पढ़ा, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त किया जाता है। पढ़ा था 1858 के एक्ट में? पढ़ा था। साथ में ये पढ़ा आपने कि भारत में गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय कहा जाएगा, ये भी पढ़ा था। साथ में आपने पढ़ा कि भारत के लिए अब क्या करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको भारत सचिव कहा गया, की नियुक्ति की गई, और उसके लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। क्या की गई? 15 सदस्यीय एक परिषद की स्थापना की गई, जिसको भारत परिषद कहा गया। तो भारत परिषद कहाँ थी? इंग्लैंड में थी। कहाँ थी भाई? भारत परिषद इंग्लैंड में थी, और भारत सचिव भी कहाँ बैठता था? इंग्लैंड में बैठता था। और इस समय भारत सचिव कौन था? विलियम कर्जन वाइली था। इसकी गोली मारकर हत्या कर दी किसने? मदन लाल ढींगरा ने। और मदन लाल ढींगरा थे इंडिया हाउस में, है ना। हत्या का कारण यह बताया गया कि कर्जन वाइली ने उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी असामान्य गतिविधियों के कारण प्रताड़ित किया था। क्या किया था? अतः अपने संस्था के संस्थापक के अपमान का बदला लेने के लिए मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। वाइली की हत्या के अपराध में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। इस हत्या के बाद 13 मार्च 1910 को विनायक दामोदर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया और भारत में अभियोग चलाकर दंडित करने हेतु उन्हें SS मोरिया नामक जहाज से भेजा गया। ब्रिटिश कैद से बचने के लिए सावरकर ने 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह के निकट समुद्र में छलांग लगा दी। आप समझ रहे हो? समुद्र में छलांग लगाने का मतलब समझते हो? गंगा जी किनारे रहते हो, गंगा जी में मतलब
तैरना नहीं सीखा कई लोगों ने आज तक कि डूब ना जाए। समुद्र में छलांग लगाना मतलब आर पार तो होता नहीं है कहीं पे, तो क्या सोच के कूद मारी होगी कि भाई कहां तक तैर के जाऊंगा। इसका मतलब इतना क्या था, उत्साह था उनके अंदर। पहले तो जहाज का नाम याद कर लीजिए, एसएस मोरिया नामक जहाज से भेजा गया। ब्रिटिश कैद से बचने के लिए सावरकर ने 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह के निकट समुद्र में छलांग लगा दी, परंतु कुछ समय पश्चात उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। नासिक षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास दे दिया गया। नासिक षड्यंत्र केस याद रखना है, फिर आपको क्या याद रखना है, नासिक षड्यंत्र केस। अगला, मैडम भीकाजी क्या रुस्तम कामा, मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी कहा जाता है इन्हें, क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, क्रांति प्रसूता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये सारी उपमाएं किसके लिए, मैडम भीकाजी कामा के लिए हैं, है ना। तो मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा का जन्म 1861 में बंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इसमें पारसी परिवार, टाटा बिरला ये सब पारसी लोग हैं, ठीक है। कभी इनकी जो जन्मस्थली थी वो कहाँ थी, ईरान थी। एक दिन ईरान में क्या हो गया, इस्लाम का वर्चस्व हो गया, वहां से पारसियों को भगाया गया, उन लोगों ने भारत में शरण ली, बहुत पहले की बात है ना। उन्होंने भारत में शरण दी। इस समय रिचेस्ट कम्युनिटी कौन है, पारसी लोग, ठीक है। वह क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की। वह भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी कौन, मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। 1906 में जब श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़कर पेरिस गए तो मैडम भीकाजी कामा ने उनका सहयोग किया। मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया। कौन कौन से, वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, कहां पर, याद करना पड़ेगा आपको जगह का नाम, स्टुटगार्ट, कहां पर, जर्मनी में, स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। अब यहां से क्वेश्चन बना, एक बार यूपी वालों ने पूछा कि भाई जर्मनी क्यों गई थी, स्टुटगार्ट क्यों गई थी। आंसर, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। कौन गई, मैडम भीकाजी के आर रुस्तम कामा। कब, 1907 में। तो 22 अगस्त 1907 को भारत का पहला राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया, भारत का पहला राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। हालांकि वो तिरंगे झंडे का रंग आज जैसा नहीं था, उसमें 3 रंग थे, एक हरा था, एक पीला था और एक लाल था। क्या था, अभी क्या होता है हमारे झंडे में कितने कलर होते हैं, ट्राई कलर फ्लैग में 4 रंग होते हैं, 3 नहीं होते, ट्राई कलर बोलते हैं, 4 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है सैफरन, किसका प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। फिर उसका व्हाइट, शांति का प्रतीक है। फिर है हरा, समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। और फिर बीच में एक चक्र है, वो किस रंग का है, नीले रंग का है ना। कितनी तीलियां हैं, 24। क्या अनुपात होता है झंडे का, 3:2, 3:2। क्या बोलती है ध्वज संहिता, घर घर लगा दो, है छतों पर लगा दो, उसमें कौवे बैठे हो। ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का, ठीक है लगाइए, लेकिन साथ में उसका सम्मान भी कीजिए। एक अभियान के तहत लगाए गए थे, कई लोगों के छत पे देख रहा हूं मैं अभी तक फट गए हो झंडे, लेकिन लगा उतारे नहीं है उन लोगों ने। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया जाता, ध्वज संहिता है उसके लिए बनी हुई, घुटनों से नीचे नहीं ले जाया जाता कभी भी ध्वज। ध्वज अंधेरे में नहीं रखा जाता, लाइट रखी जाती है उसके ऊपर रात को भी, अगर आपको रात को रखना है तो। समझ में आया, चलिए चलो जी। तो हरा, पीला और लाल रंग के पट्टे थे। 8 कमल के फूल 8 राज्यों के प्रतीक थे, 8 कमल के फूल 8 राज्यों के प्रतीक थे। वंदे मातरम देवनागरी अक्षरों में झंडे के मध्य में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह झंडा सरदार सिंह राणा ने मैडम भीकाजी कामा के साथ डिजाइन किया था। सरदार सिंह राणा ने मैडम भीकाजी कामा के साथ डिजाइन किया था। वृद्धावस्था में वह भारत लौटी और 13 अगस्त 1936 को मुंबई में उनका
निधन हो गया। मैडम भीकाजी कामा, क्रांति प्रसूता, है ना, क्रांति को जन्म देने वाली। देखिए ना कैसे कैसे लोग हुए हमारे देश में, राजभक्त मतलब देशभक्त, क्या बोलेंगे, राजभक्त वो होते हैं जो राजा के भक्त होते हैं, देशभक्त वो होते हैं जो देश के भक्त होते हैं। तो वर्तमान में क्या है, देशभक्तों की संख्या ज्यादा है या राजभक्तों की संख्या ज्यादा है? हाँ, मैं राजभक्त खाली केंद्र में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे हर एक व्यक्ति किसी न किसी के साथ अटैच है, कोई प्रधान के साथ अटैच है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष के साथ अटैच है, कोई विधायक के साथ अटैच है, कोई क्या सांसद के साथ अटैच है, मतलब क्या। और जब कोई स्थानीय मुद्दे आ रहे हैं, भू कानून जैसे मुद्दे आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि पार्टी से अटैच है, किसी के साथ अटैच है, इसलिए खुलकर सामने नहीं आ सकते। तो बड़े चिंता का विषय है। देश हित, राज्य हित और समाज का हित सबसे पहले होना चाहिए। चलो जी, अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन यानी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द यूएसए, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द यूएसए। अमेरिका भारतीय क्रांतिकारियों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध था। वहां पर कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने संस्थाएं बनाई, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। जैसे नंबर 1 पे अगर मैं बोलूं तो सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। कौन? सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया 1906 में न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे, न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे मोहम्मद बरकतुल्ला और सैमुअल लुकास जोशी, सैमुअल लुकास जोशी, इन्होंने सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। क्या की थी? इसका उद्देश्य क्या था? सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन एवं उसे प्रोत्साहन देना। इस संस्था का पूर्व नाम क्या था? पैन आर्यन एसोसिएशन। अब यहां से क्वेश्चन बना कि सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? आंसर पैन आर्यन एसोसिएशन। संस्थापक कौन थे? जोशी जी कौन थे संस्थापक? हाँ जी, एक तो मोहम्मद बरकतुल्ला थे, एक साथ में जोशी जी थे। कौन? सैमुअल लुकास जोशी। पता करो इनका मूल, है ना, क्या पता आप ही के गांव के निकले। ठीक है जी। अगला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अगला क्या, ये मैं मजाक इसलिए करता हूं ताकि याद रहे आपको। क्या रहे? याद हो गया नाम? क्या नाम है? हाँ ठीक है। अगला, हो सकता है इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया हो लेकिन कास्ट वही रहने दी, नाम सैमुअल रख दिया, लुकास रख दिया। अगला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। संस्थापक कौन? द्वारिकानाथ दास। कहां पर? 1907 में कैलिफोर्निया। कहां पर? यूएसए, कैलिफोर्निया। नाम सुने हो? सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोलते हैं इसको, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। और क्या सिलिकॉन वैली भी यही है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया प्रांत, कैलिफोर्निया प्रांत के सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोलते हैं और साथ में सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। ठीक है जी। द्वारिकानाथ दास ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित की। पार्टी पत्र का नाम क्या था? स्वतंत्र हिंदुस्तान। इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था स्वतंत्र हिंदुस्तान। तो क्वेश्चन पूछेगा, स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के द्वारा निकाला गया। उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आती, तीसरे नंबर पर, गदर पार्टी। कौन सी? 1 नवंबर 1913, डेट भी याद करनी पड़ेगी। 1 नवंबर 1913, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। संस्थापक कौन? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। संस्थापक अध्यक्ष कौन? सरदार सोहन सिंह भाकना। संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल है, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाकना है। जिन्होंने एक पिक्चर देखी होगी बीच में, भगत सिंह पर बहुत सारी पिक्चरें बनी, सबसे अच्छी पिक्चर जो बनी वो लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनी, जो जिसपे अजय देवगन ने क्या की है, भूमिका अदा की है। दूसरी पिक्चर बनी आपके पुराने जो हीरो हैं, धर्मेंद्र जी के सुपुत्र, क्या नाम है, बॉबी देओल। बॉबी देओल ने भगत सिंह की भूमिका अदा की उसमें शायद। उसमें सोहन सिंह भाकना जी के बारे में ज्यादा बता रखा है। और वो देश नू चलो करके गाना भी उन्होंने बोला, क्योंकि वो पंजाब आने के लिए प्रेरित करते हैं फिर सबको, क्रांति करनी है तो वहां चलना पड़ेगा, है ना, सोहन सिंह भाकना।
अन्य उपमा क्या है? प्रशांत तट का हिंदी संघ किसे कहा जाता है? गदर पार्टी को कहा जाता है, प्रशांत तट का हिंदी संघ। इनका जो पार्टी पत्र था, अखबार था, उसका नाम था हिंदुस्तान गदर। क्या था? हिंदुस्तान गदर। और इसके अंदर भी अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा एक लेख लिखते थे। ये क्या लिखते थे? अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा। अच्छा, इनका पार्टी मुख्यालय जो था उसका नाम था युगांतर आश्रम। पार्टी मुख्यालय का नाम क्या रखा इन्होंने? युगांतर आश्रम। बिल्डिंग का नाम रखा जाता है ना। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था, पार्टी मुख्यालय, वो क्या था? उसका नाम क्या था? युगांतर आश्रम। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य को गदर द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकना और गणतंत्र की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? सक्रिय सदस्य कौन थे गदर पार्टी में? करतार सिंह सराभा थे, विष्णु गणेश पिंगले थे, हरिनाम सिंह जी थे, टुंडीलात थे, मौलवी बरकतुल्ला थे, रामचंद्र सोहनलाल पाठक थे, संतोष सिंह थे, पंडित काशी राम थे, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा थी, राजा महेंद्र प्रताप, खड़क सिंह बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? खड़क सिंह। राजा महेंद्र प्रताप थे। ये अफगानिस्तान में आगे पढ़ेंगे आप, समानांतर सरकार बनाएंगे। महेंद्र प्रताप थे, रास बिहारी बोस थे, अब्दुल रहमान थे। इतने लोग जुड़े हुए थे किससे? पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल अंग्रेजों के उत्पीड़न से पीड़ित होकर 1911 में अमेरिका चले गए और वहां कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य करने लगे। पढ़े लिखे लोग थे भाई, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, अध्यापन का कार्य करते थे। कुछ समय बाद वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हुए सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर गदर पार्टी की स्थापना की इन्होंने। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका एवं कनाडा के भारतीयों ने गठित किया था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता था। क्या बोलते थे? हिंदी संघ, पैसिफिक ओशियन का हिंदी संघ, प्रशांत तट का हिंदी संघ, पैसिफिक कोस्ट का। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी। इसका प्रथम अंक उर्दू में छपा, उर्दू में प्रथम अंक उर्दू में, बाद में गुरुमुखी में भी छपने लगा। गुरुमुखी मतलब पंजाबी भाषा जो होती है उसमें छपने लगा। कालांतर में यह पत्रिका कई भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, गुजराती में भी निकलना लगा। इसका एक अंक पश्तो में भी निकला था, पठानी भाषा जो होती है पश्तो में। ठीक है। इसका संपादन रामचंद्र पेशावरी करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व गदर नेताओं ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि ब्रितानी हुकूमत के विरुद्ध खुला विद्रोह किया जाए, किंतु इस दल का अस्तित्व उस समय संकट में पड़ गया जब यूएसए ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया और अमेरिका में इस दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1914 में लाला हरदयाल और उनके साथियों को अमेरिका छोड़कर जर्मनी में शरण लेनी पड़ी। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कितने भाषाओं में छपता था ये समाचार पत्र। अच्छा जी, अगला जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियां। जर्मनी में, अच्छा पहले उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बड़ा यूपीएससी ने भी पूछा, लो उसमें भी आया, क्या बोलते हैं, यूपी वालों ने भी पूछा, सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेसी, क्या रेशमी रुमाल षड्यंत्र, हिंदी में पूछा उन्होंने, रेशमी रुमाल षड्यंत्र, सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेसी से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या था? तो मौलाना अब्दुल्ला खां सिंधी, उबैदुल्ला खां या अब्दुल्ला खां सिंधी, उबैदुल्ला याद आ रहा है मुझे वैसे, अब्दुल्ला खां सिंधी, चलो, जो कि प्रथम निर्वासित अस्थायी भारत सरकार के गृह मंत्री थे। 1915 के दौरान क्रांति के निमित्त कुछ पत्र जो कि पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखे थे महमूद हसन को भेजा था। इस पत्रों में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए जाने पर सिल्क पेपर षड्यंत्र की उपमा दी गई, रेशमी रुमाल षड्यंत्र की उपमा दी गई। ये क्वेश्चन बनता है कई बार। चलो जी, अब जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अन्य देशों में निवास करने वाले भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों के धुर विरोधी राष्ट्र जर्मनी में शरण लेकर वहां से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। यहां पर क्रांतिकारी कार्यवाही प्रारंभ करने का श्रेय मैडम भीकाजी कामा को जाता है। अमेरिका में गदर पार्टी पर प्रतिबंध के बाद लाला हरदयाल ने जर्मनी के बर्लिन में मैडम भीकाजी कामा से मिलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति की 1916 में स्थापना की और भारत की स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने का हर संभव प्रयत्न करते रहे। जर्मनी में उनके प्रमुख सहयोगी में
SS राणा, KR बनेतवाल, MPT आचार्य और BN चट्टोपाध्याय, ये सब शामिल थे। ठीक है। भारत की जो पहली अस्थाई सरकार बनी वो राजा महेंद्र प्रताप ने बनी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस के राजा एवं महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। कहाँ के? हाथरस एक जगह पड़ती है, काका हाथरस ही सुना होगा आपने, सुना है? कहाँ पड़ता है हाथरस? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काका हाथरसी नेताओं के बारे में लिखते हैं वो, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे, गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। सुना है? ये पालम ये दमदम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए। सुनना कभी काका हाथरसी की, बड़े हास्य कवि थे। एक कपिल शर्मा शो तो अब शुरू हुआ, उससे पहले कवि सम्मेलन चलते थे, हास्य कवि आते थे, कटाक्ष करते थे और नेता लोग बैठे रहते थे। कमाल की बात है, सामने नेताजी बैठे हुए हैं और क्या बोल रहे हो, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे। लास्ट में बोलते हैं फिर कि नाराज ना हो जाएं कि हम पर है एहसान भारी गधों के, हम हो गए पुजारी गधों के। भाई कवियों को पैसा कौन देगा? कवि सम्मेलन भी ऐसे थोड़े चलते हैं, धन तो चाहिए ही ना, दाल रोटी ब्रेड एंड बटर। तो यूट्यूब पे जाना, काका हाथरसी को सुनना, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे। चलो जी, तो वहीं के थे भाई राजा महेंद्र प्रताप, और ये राजा भी थे और महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन का एक अस्मरणीय उपलब्धि थी कि 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान के काबुल में भारत की प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार की घोषणा की इन्होंने, खड़क सिंह, राजा महेंद्र प्रताप खड़क सिंह ने। इस सरकार के वे स्वयं राष्ट्रपति थे, खुद क्या बने? राष्ट्रपति बने। मौलाना बरकतुल्ला खां को प्रधानमंत्री बना दिया। अब्दुल्ला खां सिंधी जो थे वो गृह मंत्री बन गए, होम मिनिस्टर। क्या बन गए? उपरोक्त ये जो अस्थायी सरकार की घोषणा के निमित्त जर्मनी तथा रूस ने 1915 में बर्लिन में स्थापित भारतीय स्वतंत्रता समिति को जर्मन सरकार की मदद से एक जर्मनी मिशन काबुल भेजा था। इस मिशन से राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और जर्मनी प्रतिनिधि फॉन हेटिंग थे। इस मिशन में कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और जर्मन प्रतिनिधि फॉन हेटिंग थे। इस मिशन के प्रतिनिधियों ने काबुल के शाह की सहायता से प्रथम आजाद हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की। राजा ने बाकायदा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। इसका नारा दिया? जिहाद। लगभग हर देश में राजा की सरकार ने अपने राजदूत नियुक्त कर दिए और उसे मान्यता दिलाने का प्रयत्न किया। सरकार प्रतीकात्मक रह गई और केवल जर्मनी तथा रूस ने इसे मान्यता दी। किसने दी? जर्मनी और रूस ने इसको मान्यता दी, लेकिन राजा की लड़ाई स्वतंत्रता प्राप्ति तक थमी नहीं थी। तो भारत में पहली अस्थायी सरकार किसने बनाई? राजा महेंद्र प्रताप खड़क सिंह ने बनाई। कहां पर बनाई? काबुल में बनाई। कब बनाई? 1 दिसंबर 1915 में बनाई। राष्ट्रपति कौन थे? खुद राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप खड़क सिंह। उनके प्रधानमंत्री कौन थे? मौलाना बरकतुल्ला खां। और उनके गृह मंत्री कौन थे? अब्दुल्ला खां सिंधी। और ये अब्दुल्ला खां सिंधी ही रेशमी रुमाल षड्यंत्र के क्या थे? मेन एक्यूज थे। समझ में आ गया? फिर है भाई कामागाटा मारू प्रकरण 1914। कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज का नाम है। कई बार इतने से काम चल जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कामागाटा मारू ये जहाज जो है वो किसने लिया था? तो गुरुदत्त सिंह ने। किसने लिया था? गुरुदत्त सिंह ने लिया था किराए पे सिंगापुर से। तो क्या हुआ था? इस प्रकरण का विवरण सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट और जेम्स कैम्बेल की पुस्तक भारत में राजनीतिक व्याधि इसमें मिलता है। तो भारत में राजनीतिक व्याधि नामक पुस्तक किसने लिखी? जेम्स कैम्बेल ने लिखी। कामागाटा मारू प्रकरण का उल्लेख कहाँ मिलता है? सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है और जेम्स कैम्बेल की पुस्तक भारत के राजनीतिक व्याधि में मिलता है। ये घटना कब की है? 1914 की है। 1914 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। कनाडा सरकार ने एक ऐसा अप्रवासी कानून बनाया जिसके तहत वही भारतीय कनाडा में प्रवेश पा सकता है जो सीधे भारत से आया हो, जो सीधे भारत से आया हो। यह कानून अत्यधिक कठोर इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय कोई ऐसा मार्ग नहीं था जिससे भारतीय सीधे कनाडा पहुंच सके, जिससे भारतीय
ठीक है जी। नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में घुसने की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। या सीधे भारत से कैसे जाओगे आप कनाडा? कहां रह गया कनाडा, कहां रह गया भारत? सीधे जा सकते हो? नहीं जा सकते। चलो जी, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने वो 35 भारतीयों को कनाडा में घुसने की अनुमति दी, उससे उससे उत्साहित होकर एक सिंगापुर के एक भारतीय ठेकेदार थे गुरुदत्त सिंह, उन्होंने कामागाटा मारू नामक एक जहाज किराए पर लिया और दक्षिण व पूर्व एशिया के करीब 376 यात्रियों को बिठाकर 4 मार्च 1914 को वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। इसी बीच कनाडा की सरकार ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसके द्वारा 35 लोग कनाडा में प्रवेश पा गए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात को काटने के लिए कोई एक्ट बनाया होगा या कुछ कानून लेके आए, ठीक है। 23 मई 1914 को वैंकूवर तट पर जब जहाज पहुंचा तो पहुंचते ही कनाडाई पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर दी। बीच में फंसे यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक शोर कमेटी यानी तटीय समिति बनाई गई। शोर कमेटी के सदस्यों के नाम पूछे गए हैं पेपर में, कौन कौन थे? तो आंसर हुसैन रहीम थे, सोहनलाल पाठक थे, बलवंत सिंह। इन्हें जहाज से उतरने ही नहीं दिया गया भाई। 376 जो यात्री थे कनाडा में, सोचो कितनी दूर गए बेचारे, सिंगापुर से कनाडा है, जहाज से उतरने नहीं दे रहे उन्हें। उनके लिए अब कानूनी लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? 3 लोग लड़ रहे, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। और कमेटी बनाई इन्होंने शोर कमेटी, तटीय समिति बोलते हैं इसको। चंदा एकत्र किया गया, विरोध में बैठकें हुई। अमेरिका में भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोन सिंह के नेतृत्व में यात्रियों के पक्ष में आंदोलन चलाया गया, परंतु अंततः कामागाटा मारू को कनाडा की जल सीमा से बाहर होना पड़ा। यानी पैर भी नहीं रखने दिए उन्होंने कनाडा में, बाहर होना पड़ा। इसके याकोहामा जापान पहुंचने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। किस्मत इसको बोलते हैं, बदकिस्मती। नहीं बोलते कि जब घर से निकलो तो भाई थोड़ा शुभ संकेत देख के निकलो, पता नहीं कौन से संकेत रहे होंगे। देखो अब क्या होता है आगे। जहाज जैसे ही पहुंचे कहां? याकोहामा जापान में जैसे ही पहुंचे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अंग्रेजी सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता आने का आदेश दिया। जापान में भी नहीं रुक पाए बेचारे, कहां आए? कलकत्ता। अब कलकत्ता में आए तो भाई क्या हुआ? 27 सितंबर 1914 को जहाज ने बजबज पहुंचा। बजबज जो था पहले कलकत्ता का जो पोर्ट था उसका नाम था बजबज। क्रुद्ध यात्री और पुलिस के मध्य संघर्ष हो गया। यार यात्री परेशान नहीं होगा है? तो नाराज हुआ, नारेबाजी हुई, पुलिस ने गोली मार दी। क्या कर दी? 18 यात्री मारे गए, 202 को जेल भेज दिया गया, शेष भाग गए। 202 कहां? जेल में ठूस दिए गए। 18 यात्री गोलीबारी में मारे गए और बाकी भाग गए। 2014 ईस्वी में भारत सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। 2014 में कामागाटा मारू के नाम पर एक सिक्का जारी किया। पर उन लोगों पर क्या बीती होगी जो लोग जहाज से कनाडा गए, कनाडा से जापान आए, जापान में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उन मिसाइलों, तोपों और गोलों के बीच में से बड़ी मुश्किल से कलकत्ता पहुंचे तो अपने देश में पहुंच के गुस्सा तो जाहिर करना ही था, है ना। और यहाँ वालों ने गोली मार दी उसको। अंग्रेजी सेना थी, गोली मार दी, 18 लोग मारे गए। ऐसे एक तोशा मारू प्रकरण है 1914 का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्रांति का बिगुल बजाने के उद्देश्य से गदर पार्टी के कुछ सदस्य तोशा मारू जहाज से, किस जहाज से? तोशा मारू जहाज से स्वदेश लौट रहे थे। रास्ते में यह जहाज सिंगापुर में रुका। वहीं पर गदर पार्टी के क्रांतिकारी भाई परमानंद के देश प्रेमी ओजपूर्ण भाषण के कारण क्रांति की भावना जागृत हुई और सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों डुंडे खां और जमादार चिश्ती खां, जमादार जो है वो रैंक होता था पहले बहुत बड़ा। जमादार क्या होता था? सेना में जैसे आज मेजर होते हैं, कैप्टन होते हैं, वैसे ही बड़ा रैंक होता था। जमादार चिश्ती खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों डुंडे खां और जमादार चिश्ती खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सिंगापुर क्रांति की संज्ञा प्रदान की गई। बाद में अंग्रेज सैनिकों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया।
अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों की स्थिति से निपटने के लिए 1907 में प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग्स एक्ट यानी राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 ये पारित किया। 1908 में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट यानी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित किया। 1908 में ही भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम ये पारित किया। 1910 में समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। सर्वाधिक कुख्यात जो था वो 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, भारतीय सुरक्षा नियम, भारतीय सुरक्षा नियम, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1915 में बनाया इन्होंने। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बड़ी दिक्कतें थी, तो जो सबसे खतरनाक नियम था वो क्या था? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल या भारतीय सुरक्षा नियम बनाए। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ काल के लिए विराम आया। सरकार ने विभिन्न अधिनियमों और विशेषकर भारत रक्षा अधिनियमों के अधीन गिरफ्तार राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रशस्त सुधारों को लागू किया गया। इन प्रक्रियाओं से देश में एक अनुरंजन का वातावरण निर्मित हुआ। इसके अलावा इसी समय भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर महात्मा गांधी का उदय हुआ। उन्होंने अहिंसावाद से भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया। इस परिप्रेक्ष्य में देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ शिथिलता आई। ठीक है, इसके बाद हमने अब पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण यानी सेकंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक आपको डेट को याद करना पड़ेगा, नाम याद करने पड़ेंगे। इसको अगले लेक्चर में बताऊं।